हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों का ये यानी कि जानकारी है, और जिनको जानकारी नहीं है जानकारी दे देता हूँ कि हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली एलटी परीक्षा से संबंधित, या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लेक्चरार के स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, यानी कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए, और यूटेट के लिए या सीटेट के लिए, या कहीं पर भी जो भी टेट वाली परीक्षा होती है उन सब से संबंधित कुछ जो टीचिंग एबिलिटी है या पेडागॉजी है उससे संबंधित हम लोग कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे बच्चों में सीखना एवं सोचना। ये सीटेट, यूटेट और एलटी में तो बिल्कुल यानी कि इससे एक क्वेश्चन अमूमन क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो शुरू करें तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं अथवा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो लोग और भी साथ में जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों में सीखना और सोचना, ठीक है, यानी कि लर्निंग एंड थिंकिंग इन चिल्ड्रेन। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, उनके सोचने की प्रक्रिया कैसे होती है, बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है, विद्यालय में उनके द्वारा जो परफॉर्मेंस किया जाता है, यानी कि सफलता और असफलता है वो क्यों होती है, कैसे होती है, और उसे दूर कैसे किया सकता है। ये सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि बहुत कम ही स्टडी मटेरियल मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों में सीखना एवं सोचना। तो बच्चे कैसे सोचते हैं, सबसे पहले तो सोचना एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि हाई मेंटल प्रोसेस है। यह ज्ञान को संगठित करने में मदद करता है, अर्थात जो कुछ भी ज्ञान अर्जित किया गया है उसे क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठन करने के लिए, उसके लिए क्या कर है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि बच्चा कुछ भी देखता है, अपने आसपास का वातावरण देखता है, उससे क्या होता है, प्रभावित होता है, और उसके विषय में कुछ ना कुछ वो सोचता है, ठीक है। उसी को ही बोलते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी सोचते हैं। बालकों में सोचने की प्रक्रिया का विकास निश्चित क्रम में होता है। बिल्कुल, जो सोचना होता है, सोच होती है वो निश्चित क्रम होता है, यानी कि लोअर से फिर अपर की तरफ जाता है, निम्न से उच्च की तरफ जाता है, या जो है यानी कि प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाता है, अथवा प्रत्यक्ष से तर्क की ओर जाता है। तो यानी कि निश्चित प्रक्रिया का क्रम होता है, ये भी सीखने की प्रक्रिया। जैसे बालक वस्तुओं को देखकर एवं छूकर सोचता है, यानी कि जब बालक छोटा होता है तो किसी भी वस्तु को देख करके अथवा छू करके उसके विषय में सोचता है और अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करता है। यानी कि सोचना ज्ञान के बढ़ाने से सीधा सीधा संबंधित है। व्यवहार परिवर्तन भी कह सकते हैं, अधिगम कह सकते हैं। किशोरावस्था में बालक अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है, यानी कि बालक जब बचपन में होता है तो वो क्या करता है, 5 वर्ष 6 वर्ष तक का, तो वो प्रत्यक्ष वस्तुओं को देख करके ही और जो है ना, यानी उनको छू करके ही सोचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में पहुंचता है, ठीक है, उसमें वो अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है, यानी कि जो वस्तुएं उसके सामने नहीं होती उनके विषय में भी वो क्या करता है, सोचता है। तो मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है, और क्या सोचते हैं, ये इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है बच्चों में सोचने की प्रक्रिया, यानी कि बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बच्चे किस प्रकार से सोचने हैं, ठीक है, सोचने की प्रक्रिया यानी कि थिंकिंग प्रोसेस कैसे बच्चों में होती है। तो इसमें आता है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, यानी कि ये 6-7 यानी सोचने की प्रक्रियाएं हैं। 6-7 आधारों पर वो सोचता है। किन किन आधारों पर सोचता है उसी को ही सोचने की प्रक्रिया कहा जाता है। भौतिक वस्तुओं को देख करके, यानी शुरुआत में वो क्या करता है, भौतिक वस्तुओं को देख करके उससे प्रभावित होकर के अपने आसपास का जो वातावरण है
उसे जब वो देखता है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, तब क्या करता है, वो सोचना शुरू करता है। उसी को बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, यानी जो उसके समक्ष उपस्थित है उसके विषय में सोचना। तो ये भौतिक वस्तुएं ही होती हैं, उसके आसपास का वातावरण होता है जिसको देख करके वो सोचता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा है, यह है कल्पना के आधार पर सोचना, यानी कि बच्चा क्या करता है, कल्पनाशील होता है और वो कल्पना के आधार पर सोचना प्रारंभ करता है। यानी कि वो कुछ कल्पनाएं निर्धारित करता है और फिर उसके विषय में यानी खोया रहता है। और ज्यादातर जो किशोरावस्था होती है वो क्या होती है, कल्पना की उड़ान की अवस्था होती है। यानी कि उसमें जो बालक होता है वो पूरी तरह से कल्पना के आधार पर वो यानी सोचता है, या कल्पना के आधार पर ही वो सब कुछ जो निर्धारण होता है वो करता है। ठीक है। तो कल्पना का यानी कि सोचने के साथ बहुत ज्यादा क्या है, संबंध है। प्रत्ययों के आधार पर सोचना, ये एक उच्च स्तर की सोच है। यानी कि कुछ जो है उसे कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि कोई सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को जब वो पढ़ता है तो उसके आधार पर सभी जगहों पर वो सोचने की कोशिश करता है। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं प्रत्यय के आधार पर सोचना। ठीक है। और ये एक उच्च स्तर की सोच होती है। तो जो उसके सामने कुछ नियम प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पर सोचता है। फिर है तर्क के आधार पर सोचना, ये सबसे उच्च स्तर की सोच होती है। अब तर्क दो प्रकार का होता है, एक ठीक है वास्तविक तर्क और दूसरा क्या होता है, अवास्तविक तर्क। ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, क्यों, कैसे और किस प्रकार से, और ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। ऐसा ही क्यों हुआ, इसके आधार पर क्या करता है, वो सोचना प्रारंभ करता है। ठीक है। इसी को बोलते हैं, ठीक है, थिंकिंग ऑन द बेसिक ऑफ द लॉजिक। ठीक है। यानी कि उत्तर के आधार पर क्या करना होता है, सोचना शुरू करता है। और यही सबसे उच्च स्तर की क्या होती है, सोच होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे उच्च स्तर की सोच कौन सी होती है, तर्क के आधार पर, और सबसे निम्न स्तर की होती है प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। ठीक है। यानी सबसे यानी निम्न भी हो सकती है, सबसे प्रारंभ की भी हो सकती है। इसके बाद है अनुभव के आधार पर सोचना, यानी कि वो क्या करता है, अनुभव प्राप्त करता है और अनुभव के आधार पर एक नवीन सोच विकसित करता है। बच्चा है, वो पहले दीपक के पास लेकर के जाइए तो वो दीपक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद एक बार जल जाता है तब वो तुरंत समझ जाता है कि ये चीजें जलने वाली होती हैं। तो उसमें नवीन सोच का विकास होता है। इसका मतलब है जो कुछ भी वो अपने पास क्या करता है, अनुभव करता है, उसके आधार पर नवीन सोच का विकास करता है। जैसे बताया गया, कहीं पर भी अब आग जलती हुई दिखाई पड़ेगी तो वो तुरंत जो है ना उसके अंदर ये सोच विकसित हो चुकी है कि इसमें से जलन होती है, इसे मुझे नहीं छूना है। इसके बाद आता है रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना, यानी कि जो उसका इंटरेस्ट है उसके आधार पर, और जो उसमें क्या है, जिज्ञासा है, उसके आधार पर क्या करता है, वो सोचता है। यानी जिस विषय में उसकी रुचि है और जो उसे जिज्ञासा उत्पन्न कर होती है उसके आधार पर क्या करता है, अपनी सोच को निर्धारित करता है। ठीक है। जैसे बच्चे में यानी कि क्रिकेट खेलने में रुचि है तो क्रिकेट के विषय में सोचता रहेगा वो। ठीक है। अब क्रिकेट के विषय में यानी जिसमें रुचि होगी उसी में उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, और फिर वो उसी तरह से यानी सोचेगा, अपने आप को बैट्समैन के लिए, अपने आप को बॉलर के रूप में वो प्रस्तुत करेगा। सोचेगा मैं इतना बड़ा बॉलर बन जाऊं कि मेरे सामने कोई टिक भी ना सके, हर बाल में विकेट ले लूं। इतना बड़ा बैट्समैन बन जाऊं कि हर बार में छक्के लगाऊं। तो ये जो है यानी कि यही उस रुचि और जिज्ञासा के आधार पर होता है। ठीक है। कोई बच्चा मैथमेटिक्स में उसकी रुचि है तो सोचता है मैं इस मैथ अच्छे से पढ़ूं, खूब अच्छे से पढ़ूं और बहुत बड़ा इंजीनियर बनूं। ठीक है। ये है यानी कि उनके आधार पर सोच। इसके बाद है अनुकरण के आधार पर सोचना, यानी कि बच्चा किसी भी कार्य को करते हुए किसी व्यक्ति को देखता है और फिर वो सोचता है, ठीक है, उसी के आधार पर। तो इसमें है आसपास किए गए कार्यों को देखकर सोचना और अपनी सोच का विकास करना। हर एक में अपनी सोच का विकास करना है और उसके बाद सभी चीजों में आधार है अधिगम प्राप्त करना। ठीक है। अर्थात अनुकरण करेगा, वो सोचेगा और ये लोग क्यों करते हैं, कैसा करते हैं और इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो क्या करता है, उन्हीं का फिर अनुकरण करेगा। यदि नुकसान उसको लगेगा तो क्या सोचेगा
कि इसमें नुकसान होता है तो मैं इसको ना सीखूं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अनुकरण के आधार पर, ठीक है, सोचना। तो मुझे लगता है अब ये यानी सोचने की प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सोचना, कल्पना के आधार पर सोचना, प्रत्ययों के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, यानी ये सबसे उच्च स्तर की सोच है। अनुभव के आधार पर सोचना, रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना, और अनुकरण के आधार पर सोचना। ठीक है, 7 आधार हैं, प्रक्रियाएं हैं जिनके आधार पर क्या करता है कोई भी बालक सोचता है। ठीक है, अब जो है हमने पढ़ लिया, अब हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों में सोचने की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, इसे हम यदि इस प्रक्रिया को या बच्चों में सोचने की योग्यता है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सोचना मैंने बताया कि किससे सिर्फ संबंधित है, ये सीधा सीधा है ज्ञान से संबंधित। ज्ञान बढ़ाने के लिए सोचा जाता है। तो इसके बाद हम लोग इसी को ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बच्चों में सोचने की योग्यता बढ़ाने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों में सोचना और सीखना। तो थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रेन, इससे हम लोग पढ़ चुके हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं। अब हम लोगों को और सोचने का उनके प्रत्यय क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों में सोचने की योग्यता बढ़ाने हेतु आवश्यक तत्व। तो फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग थिंकिंग इन चिल्ड्रेन, इसमें यह है कि कौन से ऐसी चीजें हैं जो बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो थिंकिंग की प्रोसेस है उसे बढ़ाते हैं। और ये जरूरी है क्योंकि परिभाषा में ही बता दिया है कि यह क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, या अधिगम को स्थायी बनाती है, या अधिगम को कलेक्ट करती है, यानी संग्रहित करती है। तो बालकों को सोचने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए। इनकरेज एंड मोटिवेशन फॉर द थिंकिंग टू चिल्ड्रेन, यानी कि बालकों को सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए, क्योंकि ये अधिगम के लिए आवश्यक है, इसलिए किया जाना जरूरी है। तो अध्यापकों को भी करना चाहिए और बच्चों के जो बड़े हैं या गार्जियंस हैं, माता पिता हैं, उनके द्वारा भी सोचने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और प्रोत्साहन का मतलब यह हुआ कि उनको इस तरह से बताया जाए, कि इस तरह से समझाया जाए जिससे क्या करें, कोई भी चीजें अपने आप सोच करके करने की कोशिश करें। बालकों की रुचियों पर ध्यान देना, ठीक है, यानी कि ध्यान देना है, रुचियों को बढ़ाना, या उन पर जो है ना, यानी ऐसे कर्तव्य करना जिससे कि वो बढ़े। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट पर हमको क्या करना होता है, ध्यान देना होता है कि आखिरकार बच्चों की रुचियां किधर की तरफ है, इंटरेस्ट किधर की तरफ है, और जिधर की तरफ उनका ज्यादा इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो उस उधर की तरफ क्या करते हैं, सोचते हैं। तो उसमें एक प्रोसेस था कि वो क्या करते हैं, रुचियों के आधार पर सोचते हैं। इसके बाद है आयु के अनुसार उत्तरदायित्व देना। ठीक है, तो उन्हें उत्तरदायित्व जो है वो देना, आयु जितना है उसके अनुसार उनको देना, जिसके कारण वो कार्य करने की क्षमता लगातार उनकी बढ़ती रहे। ठीक है, और वो कार्य करने की क्षमता बढ़े कैसे, वो सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें उनको कुछ ना कुछ टू गिव अ टास्क, ठीक है, उन्हें कोई ना कोई उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए, जिसके कारण वो क्या हो, अपने कार्यों को करने के लिए अग्रसर हों या सीखें। आयु के अनुसार समस्या समाधान सिखाना, टू टीच द प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यानी कि इन्हें समस्या समाधान सिखाना, मतलब समस्या उनके सामने प्रस्तुत करना, फिर उसके बाद उनसे समाधान लेना। और यदि समाधान नहीं कर पाते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या करना जो है, वो सहायता करना, यानी कि सहायता करना किसी में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सहायता की जानी चाहिए। ठीक है, अध्यापकों के द्वारा, गार्जियंस के द्वारा। अब इसी में सोचने की योग्यता बढ़ाने के लिए सिर्फ अध्यापक ही उत्तरदायी नहीं है, उनके गार्जियंस भी क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। सोचने की क्षमता बढ़ाने में मदद करना, ठीक है, हेल्प टू इंक्रीज थिंकिंग,
यानी कि जो उनका सोचने की क्षमता है उसको इस तरह से यानी कि डेवलप किया जाना चाहिए जिससे कि उनको हेल्पिंग मिले। अर्थात उनके लिए कई बार जो है यानी कि जो यहाँ पर उत्तरदायित्व है या समस्या है, ऐसी समस्याएं दी जानी चाहिए जिससे कि वो सोचने के लिए बराबर मजबूर होते रहें। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगी, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और इसमें जो है ज्यादा फैक्टर वो करता है कि आयु का। अब आयु यदि जो है ना कम है तो बच्चों को उतना नहीं यानी कि दिया जा सकता है टास्क, या उतने जो है ना क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। जैसे जैसे आयु बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे उन्हें सोचने की क्षमता उनकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद है बच्चे कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रेन लर्न। अब अभी तक हमने सोचने का पढ़ा था, अब सोच यानी हम लोग पढ़ेंगे कि सीखते कैसे हैं और सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हैं जो फ्रेंड्स हैं, इन्होंने बताया है कि सीखना अनुभव या व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज द लर्निंग। ठीक है, इन्हीं के ही द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही यानी कि सीखना कहा गया है, और ये सब जगह क्या होता है, लागू होता है। तो बिहेवियर में जो चेंज है उसी को ही लर्निंग कहा जाता है, और इन्होंने माना है। इसका मतलब है कि अब यानी सीखते कैसे हैं बच्चे। तो पहली बात है, सीखना एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल और गतिशील यानी डायमिक जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यानी सीखना एक जटिल, बहुआयामी, गतिशील प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स, मल्टी डायमेंशनल, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये यानी कि जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया है। इस बात को क्या करना है, ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये यानी बता दिया गया, और ये जो सीखना है वो इन्हीं से होते हुए गुजरता है। सीखना व्यवहारिक प्रयोग, यानी सीखना व्यवहारिक प्रयोग हो तभी अधिगम कहा जाता है, यानी कि व्यवहार में प्रयोग हो। कहने मतलब है कि सभी सीख यानी कि हर चीज सीखना अधिगम नहीं होता है। ठीक है, सीखना जो क्या हो सके, बालक के द्वारा, ठीक है, अपने उपयोग में लाया जा सके। सीखना जो क्या हो, उपयोगी हो। ठीक है, उसे वो प्रयोग में ला सके, यानी उसे वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके, उसी को ही हम क्या कर सकते हैं, सीखना कह सकते, यानी कि जो है ना अधिगम कह सकते हैं। अधिगम वो नहीं है कि रट लिया और भूल गया। ध्यान दिएगा, अधिगम वो नहीं है कि रट लिया भूल गया, उसे आवश्यकता पड़ने पर समयानुसार उसका प्रयोग करना। ठीक है, तो उसे ही अधिगम कहा जाता है। फिर है, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों से भिन्न प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर हर एक बच्चे के सीखने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये कैसे सीखते हैं, यही है। ठीक है, कि मतलब है कि जितने यानी बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। यानी ये सोचें कि हर एक बच्चा एक ही तरह से सीखे, नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो वो जो उनकी लर्निंग होती है, तो इंडिविजुअली जो लर्निंग होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यानी कि डिफरेंट लर्निंग, उनका जो यानी कि सीखने का तरीका होता है, या जो भी कह सके हम, वो अलग तरीके का होता है। मानसिक रूप से तैयार होने पर ही बच्चे सीखते हैं। अब सीखने की, ठीक है, कंडीशन है ये कि जब तक बच्चे क्या होंगे, मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, तब तक वो सीख नहीं सकते हैं। आप चाहे उन्हें जितना बराबर क्या करिए, बैठा के रखिए, आपको उनको मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। अधिगम के लिए कह लीजिए, शिक्षण के लिए। ठीक है, तो अधिगम के लिए उन्हें तैयार करना पड़ेगा, तभी आप शिक्षण उनको दे सकते हैं। ठीक है, तभी आपका शिक्षण होगा। शिक्षण का भी मतलब ये नहीं कि आप क्लास में पढ़ा के चले जाइए, बच्चों को समझ में नहीं आया और बच्चे आगे उसका उपयोग न कर सके, उसे भी शिक्षण नहीं कहा जाता। तो स्कूल एवं समाज दोनों के साथ बच्चे सीखते हैं, यानी बच्चे स्कूल और स्कूल के बाहर भी सीखते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों, यानी स्कूल के रिस्पेक्ट में दोनों जगह सीखते हैं। स्कूल में जो यानी सीखते हैं वो तो उनका निश्चित होता है, निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, सीमित होता है। लेकिन समाज में जो सीखते हैं वो क्या होता है, बहुत बृहद होता है, और वो बिल्कुल स्थायी होता है।
ठीक है। तो स्कूल और सोसाइटी दोनों जगह, अब सोसाइटी का मतलब है स्कूल के बाहर सीखते हैं बच्चे, उचित गति से सीखते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों की सीखने की जो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो एक निर्धारित होती है, और कुछ का ज्यादा तीव्र होती है, कुछ की कम तीव्र होती है। तो यही है कि इनके सीखने की गति क्या होती है, वो है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, यही है इसमें, यानी सीखेंगे कैसे कैसे, उनका जो है ना, वही तो इसे में विशेषताएं आती हैं। बच्चों के सीखने में माता पिता का योगदान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अधिकांश समय बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के साथ व्यतीत करते हैं, ठीक है, या जो मेरी फ्रेंड सर्कल है वहां व्यतीत करते हैं। तो फ्रेंड सर्कल तो सिखाएंगे नहीं उनको, तो माता पिता सिखाने का काम होता है। इसलिए इनका माता पिता का योगदान सीखने में बहुत अधिक होता है। और जो अध्यापक है, तो अध्यापक का तो पूरा होता ही है, क्योंकि अध्यापक के पास सीखने ही जाता है। माता पिता के पास साथ भी बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। इस तो बालक के विद्यालय में प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चे स्कूल में असफल क्यों होते हैं, या कौन से ऐसी यानी कारक हैं जो उनके लिए सफलता के लिए जरूरी हैं। इसमें सबसे पहले आता है विद्यालय का परिवेश, यानी इन्वायरमेंट ऑफ द स्कूल, यानी कि स्कूल का जो इन्वायरमेंट है यानी परिवेश है, वो उसके सफलता और असफलता का निर्धारण करता है। विद्यालय में अच्छा परिवेश रहा तो बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसका मन भी लगेगा, और जब मन लगेगा तो पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा और सफल होगा। और यदि परिवेश अच्छा ना रहा तो परिवेश में सभी चीजें आ जाती हैं। ये सिर्फ बस सोचिएगा कि सिर्फ वहाँ का वातावरण या ये सभी चीजें होती हैं, जो यानी कि वहाँ स्कूल है, स्कूल में के आसपास का वातावरण, ठीक है, स्कूल का जो सिचुएशन है, आप लोग देखते होंगे कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, यानी नवोदय विद्यालय है, अधिकांशतः वो क्या होते हैं, वो यानी बस्ती से दूर बनाए जाते हैं, जिससे कि वहां पर यानी शांति और सुकून और सभी जो है ना वो रहे, और वहां पर अध्यापक हर समय यानी उनके लिए वो उपलब्ध होते हैं, जो उनको हमेशा गाइडेंस और उनके पढ़ाई में मदद करते हैं। इधर से पारिवारिक परिवेश, यानी फैमिली इन्वायरमेंट का मतलब है कि परिवार का परिवेश भी क्या होता है, सफलता और असफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि परिवार में जो है फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, यानी परिवार का परिवेश अच्छा है, तो बच्चा क्या करेगा, यानी कि उसके उसके अध्ययन में मदद करते हैं घर वाले, उसको यानी प्रेरित करते हैं, और उसे जो है आगे बढ़ने के लिए हमेशा जो है उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं। ये सब परिवार के माता पिता का बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान रहता है। जो बड़े भाई बहन होते हैं वो यदि अच्छे निकल गए पढ़ाई में, तो अपने आप बन जाता है वहाँ का यानी उस घर का जो है यानी माहौल पढ़ाई वाला, ठीक है। तो ये पारिवारिक परिवेश की बात आ गई। फिर है अभ्यास, जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक प्रदर्शन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। प्रदर्शन का मतलब है विद्यालय में सफलता और असफलता से है। यदि बार बार अभ्यास होगा यानी एक्सरसाइज की जाएगी तो अपने आप अधिगम अच्छा होगा, जब अधिगम अच्छा होगा तो जो है प्रदर्शन अच्छा होगा, और यदि अधिगम अच्छा नहीं होगा तो उसके लिए अभ्यास जो है का न होना माना जाएगा, और जब अभ्यास नहीं होगा तो प्रदर्शन खराब होगा ही होगा। इस बात आता है स्वास्थ्य, यानी बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों यदि अच्छा रहा तो क्या करेगा, पढ़ाई में उसका मन लगेगा। यदि स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जब उसका अध्ययन में मन नहीं लगेगा तो विद्यालय में प्रदर्शन उसका जो है वो सही होगा नहीं। आप चाहे दोनों में ले लीजिए, यदि शारीरिक रूप से कमजोर है या शारीरिक रूप से बीमार है तो गेम्स में स्पोर्ट्स में वो कैसे भाग ले सकता है। इस बात है कक्षा का वातावरण, यानी जहां पर अधिगम प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, उसका क्लास का इन्वायरमेंट किस प्रकार का है। उन्हें बच्चे आपस में बात तो नहीं करते, शोर तो नहीं करते, अध्यापक की बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, आपस में एक दूसरे से कैसे मित्रवत व्यवहार करते हैं नहीं करते हैं, ये सभी जो इसके अंतर्गत आ जाता है। और यदि हाँ यानी इनमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं इसमें सकारात्मक है तो प्रदर्शन अच्छा होगा, और नकारात्मक है तो क्या हो जाएगा, प्रदर्शन जो है वो खराब होगा। इस बात है अभिरुचि एवं जिज्ञासा, अर्थात इंटरेस्ट एंड जो है ना क्यूरियस। तो बच्चे में पढ़ाई के प्रति क्या हो, अभिरुचि हो, और जिज्ञासा उसमें यानी कि उत्पन्न हो गई हो, या जिज्ञासा उसको आ गई हो कि मुझे ये बनना है,
और उसकी तरफ यानी पढ़ाई की तरफ उसकी जिज्ञासा, रुझान जैसे हम बोलते हैं, वो यदि हो गया तो फिर जो है उसके लिए काफी सरल हो जाता है प्रदर्शन कर पाना। और यदि वो बेमन से पढ़ता है तो फिर यानी उसमें रुचि नहीं हुई तो बेमन ही तो हो गया। अरुचिपूर्ण तरीके से पढ़ता है तो फिर जो है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसका सफलता का जो है ना यानी कि होना और ना होना काफी ज्यादा प्रभावित होता है। इस तरह से शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यानी हर एक विषय के लिए और एक विषय में एक ही प्रकार की जो शिक्षण विधियां हैं वो प्रयोग नहीं की जा सकती। अलग अलग प्रकार के विषयों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां, एक ही विषय के लिए अलग अलग शिक्षण विधियां प्रयोग की जा सकती हैं। और जो है ना वो जब शिक्षण विधियां प्रयोग होती हैं तो उन शिक्षण विधियों में ये चीज ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार का शिक्षण दिया जाना है, ठीक है, और कौन सा विषय है, इसे सरलतम तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है, यही है शिक्षण विधियां। तो इसके बाद आता है 8वां और अंतिम है प्रेरणा एवं मार्गदर्शन, यानी मोटिवेशन एंड द गाइडेंस। प्रेरणा जब बच्चे को दी जाती है, सबसे पहले बिना प्रेरणा के वो अधिगम पढ़ता नहीं है, यानी पढ़ेगा नहीं, अधिगम प्राप्त नहीं करेगा। और जो है उसे मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का मतलब हुआ कि यदि उसको कुछ नहीं आता है, कोई समझ में नहीं आती कोई चीज, कोई समस्या है, तो अध्यापक उसके लिए उपलब्ध हो, माता पिता जो है उसके लिए मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हो। तो यही होता है मार्गदर्शन। और अध्यापक और माता पिता क्या करते हैं, उसका यानी कि प्रेरणा उसे प्रदान करते हैं आगे जाने के लिए। कई बार इसमें यानी ये भी आ जाता है कि बालक का इस स्कूल से गायब रहना, यानी उपस्थिति और अनुपस्थिति, ठीक है। तो इसमें हम 9वां कर सकते हैं कि उपस्थिति और अनुपस्थिति। इसमें तो विद्यालय में उपस्थिति, तो उपस्थिति का मतलब हो गया वो यानी कि प्रेजेंट कितना है। तो विद्यालय में उपस्थिति यदि उसकी अच्छी रही, ज्यादा रहा और मन लगा के पढ़ता रहा तो प्रदर्शन अच्छा होगा। और यदि वो स्कूल से भागता रहा, दूर भागता रहा, तो उसका प्रदर्शन क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। तो ये सभी चीजें हैं जो सकारात्मक हैं, ठीक है, तो उसमें प्रदर्शन अच्छा होगा। नकारात्मक होंगे तो प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। इसके बाद है सफल होने से रोकने, यानी कि असफल होने से रोकने के उपाय। यानी इन चीजों में जो नकारात्मकता है इसे दूर किया जाना चाहिए। विद्यालय का परिवेश अच्छा रखा जाना चाहिए, परिवार का परिवेश अच्छा होना चाहिए, अभ्यास बार बार किया जाना चाहिए, स्वास्थ्य बच्चे का अच्छा हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कक्षा का वातावरण अच्छा बना के रखा जाना चाहिए, अभिरुचि एवं जिज्ञासा उसमें लगातार जागृत किए रखना चाहिए, शिक्षण की विधियों में लगातार परिवर्तन करना चाहिए, प्रेरणा और मार्गदर्शन से उसे यानी कि मोटिवेट किए रहना चाहिए, प्रेरित किए रहना चाहिए, और कक्षा में उपस्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसी में ही आता है कि ये तो आएगा ही, तब क्या होगा, प्रदर्शन बिल्कुल प्रभावित होगा। लेकिन असफलता से रोकने के लिए क्या किया जाता है, माता पिता का सहयोग आवश्यक है। स्कूल और अध्यापक ही सब कुछ नहीं कर सकते, माता पिता कितना सहयोग करते हैं, ठीक है, ये असफलता और सफलता का निर्धारण करता है। माता पिता यदि बोल देते हैं कुछ नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, अभी आज मत जाओ, कल चले जाना, परसों चले जाना, बच्चे ने बोला आज बुखार है या जो है ना आज मेरा मन नहीं है, तो बोले कोई बात नहीं, तो ऐसे नहीं चलता काम, ठीक है। बालक में कौशल विकास, कौशल विकास का मतलब है जो हम पढ़ते हैं, ज्ञानात्मक कौशल, बोधात्मक कौशल, व्यावहारिक कौशल, ये सभी चीजें जब उसमें क्या हो जाती हैं, चिंतन स्तर का कौशल उसमें विकसित हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उसमें सफलता का, ठीक है, यानी कि जो रेशियो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद आता है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो बहुत जरूरी है, उसे बार बार समझाया जाना चाहिए और उसे पढ़ाई का महत्व बताया जाना चाहिए, और पढ़ाई के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अगले जो है यानी कि जो उसे फायदे हैं, पढ़ाई के द्वारा प्राप्त होने वाले या अधिगम द्वारा प्राप्त होने वाले जो फायदे हैं वो बताया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार से उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों से बोल देना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था बच्चों में सोचना और सीखना, और इनमें इसके अंदर सभी चीजें हमने पढ़ लिया है। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक आप लोग अपने पढ़ाई का ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। और यदि किसी विषय विशेष पर आप लोग चाहते हैं कि वीडियो बना दिया जाए तो आप लोग उसके लिए बोल सकते हैं, तो कमेंट में लिख सकते हैं, तो उस पर
आप लोगों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।